2025 में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके जा रहा हूं क्वेश्चन के आंसर देने, क्योंकि आप जो प्रश्न पूछते रहते हैं उसका भी वीडियो बनाना जरूरी है ताकि और जो फ्रेंड्स हैं और जो हमारे दोस्त भाई हैं वो भी आपको और मेरे बीच में क्या क्वेश्चंस होते हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर वो जान पाए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किसने क्या मुझसे पूछा और उसका मैंने क्या आंसर दिया। तो पहला क्वेश्चन आया है मेरे पास शकील खान जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड का 5 साल का एवरेज रिटर्न कैसे निकाला जाता है और किसी भी फंड का जो 10 साल पुराना हो उसका 10 साल का परफॉर्मेंस रिटर्न कैसे देखते हैं। प्लीज वीडियो बनाएं। तो मैं इसके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा शकील जी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 साल का एवरेज रिटर्न कैसे देखते हैं। इससे बहुत ही सिंपल है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये प्रश्न बहुत से लोगों के दिमाग में घूमता भी है कि जब मान लीजिए आप देखते हैं कि एक म्यूचुअल फंड आपने देखा, उसका आपने देखा कि 5 साल का रिटर्न दिखा रहा है। पहले साल 5%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 5%, ऐसे करके उसका रिटर्न दिखा रहा है। और ऐसे ही एक और म्यूचुअल फंड का है जो रिटर्न दिखा रहा है 5%, फिर 15%, फिर 20% तीसरे साल में। तो अब इनमें से आपको अच्छा रिटर्न किसने दिया है, ये अच्छा रिटर्न कौन सा दे रहा है, ये कैसे जानेंगे, ये आपका प्रश्न है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, यानी कि अगर आप 3 साल का म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकाल रहे हैं तो आप ये पहले आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देख लीजिए। आप मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड है ए, जिसको आप देखना चाहते हैं उसका 3 साल का फंड का रिटर्न कितना था। तो आपने देखेंगे पहले साल उसने दिया 15%, दूसरे साल 5% और तीसरे साल 5%। तो वो तीनों को आप जोड़ दीजिए, 15 + 5 + 5। अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो आपके पास आएगा 25, और उसमें से आपने कितने साल को कैलकुलेट किया, 3 साल के लिए, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 3 से। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपके म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न होगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरा देखेंगे, अगर आप 5 साल का देखेंगे तो आप 5 साल के म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया, मान लीजिए 5, 15, 20, 25 ऐसे करके अगर 5 साल का रिटर्न जो उसने दिया है उसे आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ऐसे ही आप 4 साल का रिटर्न देखते हैं तो 4 साल का जो उसने रिटर्न दिया है उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। और अगर उसका आप 2 साल का देख रहे हैं तो आप देख लीजिए कि एक साल उसने 20% दिया, दूसरे साल 25% दिया, दोनों को जोड़ दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि जितने साल का आप रिटर्न देख रहे हैं उतने साल के रिटर्न्स को आप प्लस कर दीजिए और उसको जोड़ दीजिए कि कितने साल का देखा आपने। अगर 3 साल का तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 साल का तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। और एक मैं वीडियो बनाऊंगा इसको और अच्छे से दिखाने के लिए, समझाने के लिए। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं जो हमसे पूछा है याशीन अली खान ने। कहते हैं कि सर आई वुड लाइक टू गेट योर एडवाइस फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल इक्विटी फंड, बट एट वन टाइम ओनली 2 lakhs. So I want to know which mutual fund will be best and after 10 years how much I can expect. Thank you. ठीक है, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं एक बार में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और 10 साल बाद इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा। तो देखिए सर, कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप रिटर्न चाहते हैं और अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आपका, वैसे मैंने आंसर आपको लिखित में भी दिया है, आपको रिटर्न में भी दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी मेरा व्यूअर अगर ये जानना चाहता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड उसको 10 साल बाद या 15 साल बाद उसको अच्छा रिटर्न देगा, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि हाउ टू गेट हाईएस्ट रिटर्न इन म्यूचुअल फंड। उसको आप देखिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर होगा जो ज्यादा रिटर्न दे रहा होगा। उसको आप चुन लीजिए, लेकिन आपको बस चुनते समय ये देखना है कि उस समय जब आप म्यूचुअल फंड चुन रहे हैं तब आपका मार्केट 29-30 के आसपास ही होना चाहिए। 31 हो तो भी चलेगा, लेकिन उसके आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड, अगर मान लीजिए मार्केट डाउन साइड में है यानी कि 26-27 के आसपास है और आप म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ऐसे बहुत से म्यूचुअल फंड दिखाएगा जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और उस टाइम पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आपको तभी वो म्यूचुअल फंड चुनने हैं जब वो नॉर्मल कंडीशन में हो। नॉर्मल कंडीशन में ही आप उसको देखिएगा, तब आपको पता पड़ जाएगा कौन सा म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न देगा। वैसे मेरी अगर आप सलाह माने और आप 10 साल के लिए आप देखना चाहते हैं तो आप उसको 2 लाख को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इकट्ठा इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपने 2 लाख रुपए रखा है, तो उसको जब मार्केट स्टेबल होता है यानी कि 29-30 के आसपास होता है, तब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें।
उसको आप थोड़ा सा रोक लें, एफडी में इन्वेस्ट करें, और जैसे मार्केट डाउन जाता है यानी कि 27-28 जहां पर आपको लगता है कि मार्केट डाउन चला गया, तब आप इन्वेस्ट करें तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये मेरी आपको राय रहेगी कि अगर आप 10 साल बाद आप अपना रिटर्न अच्छा चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको स्मॉल एंड मीडियम जो मिड कैप के जो फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें आपको 70% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो बिग कैपिटल वाले होते हैं, जो लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें आपको 30% लगभग इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब लार्ज कैप का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जब मार्केट डाउन जाता है, और मान लीजिए आपको उस टाइम पैसे की जरूरत है, तो वो बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाता है, जैसे कि मिड कैप और जो स्मॉल कैप है वो बिल्कुल डाउन चला जाता है। लेकिन जब ग्रोथ पकड़ता है तो मिड एंड जो स्मॉल कैप है वो बहुत तेजी से ग्रोथ पकड़ता है, और वहीं पर जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो धीमे धीमे ग्रोथ करती है, 10-15% देती हैं, तो वो धीमे धीमे अपनी स्पीड से बढ़ती रहती है। लेकिन वो लार्ज कैप रहती है, इसमें उनका बढ़ने का चांसेस कम रहता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 70% स्मॉल कैप में लगाएं और 30% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भेजा है, एक ब्लेसिंग भेजी है, एक तरीके से ब्लेसिंग तो नहीं, थैंक्स भेजा है वाकर रसूल ने कि थैंक्स भैया, इट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी इन एग्जाम। उनको एग्जाम में ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड करके म्यूचुअल फंड्स का मैंने एक वीडियो बनाया था, वो उनको अच्छा लगा, उनको एग्जाम में उनको प्रॉफिट हुआ। तो थैंक यू, आपका ही बहुत बहुत थैंक कि आपने मुझे थैंक लिखा वाकर रसूल सर। अब अगला लेते हैं क्वेश्चन। हुड्डा रावत सर लिखते हैं कि हेलो सर, आई एम अ न्यू इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड, मे यू प्लीज गाइड मी, आई वांट टू इन्वेस्ट 10,000 पर मंथ। तो अब ये पूछते हैं कि डाइवर्सिफाइड फंड अच्छा रहेगा या लार्ज कैप फंड अच्छा रहेगा। तो मैंने इनको लिखा था कि अगर आप एज यू वांट टू इन्वेस्ट 10,000 रुपये पर मंथ आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं ये कह रहा था उनको कि एसआईपी ना करें। अब एसआईपी अच्छी है या फिर ये कहते हैं कि एक बार का वन टाइम इन्वेस्टमेंट अच्छा है, दोनों का एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक बार लंप सम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से तो लंप सम इन्वेस्टमेंट जब करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता होता है कि जब आप पैसा लगा रहे हैं तब मार्केट डाउन है यहाँ पे, तो आप उसको अपने हिसाब से लगाते हैं। लेकिन एसआईपी का ऐसा रहता है कि एसआईपी अपने हिसाब से पैसा लगाता है, यानी कि एक टाइम होता है या एक डेट रहता है, जब उनका डेट रहता है उसी डेट को आपका पैसा आपके अकाउंट से डेबिट करके आपका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे मार्केट किसी भी कंडीशन में, चाहे लो में हो, चाहे हाई में हो, चाहे लो में हो। लेकिन ये देखने में आता है कि जब वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट डाउन में और आप कंटिन्यू उसमें बाय करते जाते हैं, ऐसा ये प्रॉफिट भी होता है। तो दोनों कंडीशन है, ठीक है सर। अब तो और इनका साथ में ये क्वेश्चन भी था कि किस फंड में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड फंड में, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में। तो मैंने इनको दोनों तरीके की बात बोला था कि अगर वो 4-5 साल का इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो 4-5 साल का अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाइड आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप डाइवर्सिफाइड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें 50% इन्वेस्ट कीजिए, लार्ज कैप में 25% इन्वेस्ट कीजिए, जो आपको 10,000 रुपये, यानी कि आप 5,000 रुपये अपना डाइवर्सिफाइड जो फंड्स होते हैं, क्योंकि उनमें देखा जाता है डाइवर्सिफाइड फंड में कि जब मार्केट डाउन जाता है तब भी वो स्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाते, क्योंकि उसमें डेट फंड और इक्विटी फंड दोनों को बैलेंस करके वो लोग परचेसिंग करते रहते हैं। और फिर लार्ज कैप का ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाता है, स्मॉल कैप का ये है कि ग्रोथ अच्छा देता है। तो इस तरीके से उनको पोर्टफोलियो बनाने के लिए बोला गया था। अगर वो थोड़ा सा 5 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो जब अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि स्मॉल एंड मिड फंड बहुत अच्छे हैं। आप 5 साल कर रहे हैं, 6 साल कर रहे हैं, तो स्मॉल एंड मिड फंड में लोगों को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि वो जो स्मॉल और लार्ज कैप फंड हो वो, और ये मैं कहूंगा कि लार्ज एंड स्मॉल कैप बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, 30-40% तक आपको रिटर्न दे देते हैं। इसलिए मैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप प्रेफर करता हूँ। मैं खुद भी अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो ज्यादातर लार्ज एंड स्मॉल कैप में करता हूँ, लेकिन जब ज्यादा डर होता है, अमाउंट ज्यादा होता है, तो मैं अपने जो मेरे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यही बोलता हूँ कि आपको 40-50% डाइवर्सिफाइड में भी करना चाहिए और थोड़ा लार्ज कैप में भी करना चाहिए। अगर आपको ग्रोथ ज्यादा चाहिए तो मिड एंड स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए तो डाइवर्सिफाइड में कीजिए। और अगर आपको सिक्योरिटी प्लस ये चाहिए कि थोड़ा सा आपको कंटिन्यू उसमें ग्रोथ ही मिलती रही, तो लार्ज कैप में कीजिए। इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं सुमित आर्यन सर का। इन्होंने ये बोलते हैं कि मैंने एचडीएफसी प्लान टू इन्वेस्ट प्लान लिया है, जो पेमेंट टर्म है इसका 10 साल का, पॉलिसी है 20 साल की, इन्होंने इन्वेस्ट किया थ्रू है एसआईपी जो है 12,000 रुपए पर मंथ की। सर इसमें जो आपने जो एसआईपी की है, वेरी सॉरी मैं आपको इस पे थोड़ा सा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एचडीएफसी प्लान टू इन्वेस्ट ये किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, अगर आप ये बता पाएंगे तो मैं इसका आंसर दे पाऊंगा। मनोज सर ने भेजा है नाइस मोटिवेटेड वीडियो सर, सो थैंक यू मनोज रॉय सर, थैंक यू, आपने अप्रिशिएट किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रशांत मेश्राम सर। ये पूछते हैं सर जी एनएवी के जो साइड में रेड कलर का आंकड़ों का क्या मतलब है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स में एक आता है कि 310 या 370 या 3070 जो भी लिखा होता है, उसके साइड से जो आता है यानी कि रेड कलर में या कभी ग्रीन कलर में आप देखते होंगे, रेड कलर में डाउन बना हुआ, ग्रीन कलर में आप बना हुआ एक एरो सा आता है, उसमें 20 या 30% का अप या डाउन होता है। जब वो डाउन होता है तब वो रेड कलर में होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड की अगर वैल्यू गिरती है, यानी कि 320 रुपए का एक म्यूचुअल फंड आज उसका एनएवी जो है 320 रुपए की है, अगर उसमें 2% या 2 रुपए का अगर डिफरेंस आया है तो वो रेड कलर में होगा, उसका मतलब रेड कलर है। और अगर उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अगर उसमें 2 रुपए की या 2% की उसमें बढ़ोतरी हुई है तो वो ग्रीन में आएगा। तो मैं सोचता हूँ कि प्रशांत सर को अपना आंसर मिल गया होगा। इसका मतलब सिर्फ उसमें लास्ट डे से क्या चेंजेस हुआ, कि लास्ट डे में उसका प्राइस क्या था और उसमें लास्ट डे में कितना चेंजेस हुए, यानी कि घटा या बढ़ा। ग्रीन मतलब बढ़ा और रेड मतलब घटा। मोहम्मद नसीम सर बोलते हैं सर मैंने एक्सिस बैंक से म्यूचुअल फंड लिया है। तो नसीम सर आपने जो एक्सिस बैंक से म्यूचुअल फंड लिया है वो आपने 5,000 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं, ये 2 साल हो गए हैं, किसी भी प्रकार इनका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। जब आपको इस तरीके का आप कोई म्यूचुअल फंड ले लेते हैं जिसमें आप 1 या 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब आपको 1-2 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप आगे इन्वेस्टेड रह के क्या भरोसा है। आप ऐसे घोड़े पे आप पैसा लगा रहे हैं जो अभी तक लंगड़ा है और एकदम से दौड़ने लगे, ये तो मतलब चांसेस वाली बात है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसे घोड़े पे दाव ना लगाएं जो मतलब शायद कभी दौड़े। आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो कंटिन्यू चलते रहते हो। तो मेरा हाउ टू गेट हाईएस्ट रिटर्न वाला वीडियो देखिए, वहां से आप म्यूचुअल फंड चुनिए और अपने म्यूचुअल फंड को चेंज कीजिए। मोहम्मद नसीम सर। ओके, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अवनीश मिश्रा सर लिखते हैं अगर मेरे पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं कैसे म्यूचुअल फंड बाय कर सकता हूँ, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स। जी सर, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जब मैं भी पहली बार म्यूचुअल फंड लेने गया था तो मैं भी यही सोच रहा था कि क्या मेरे को डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, क्या मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा, या फिर किस तरीके से मैं म्यूचुअल फंड डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के बिना बाय कर सकता हूँ। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि हाउ टू इन्वेस्ट फर्स्ट टाइम इन म्यूचुअल फंड। ये मेरा वीडियो होगा जिसमें आपको पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी। अभी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स आप ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट के बिना भी बाय कर सकते हैं। आप जब ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट आपको शेयर बाय करने के लिए लगता है, म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए नहीं लगता है। म्यूचुअल फंड आप एक तरीके से ये मान लीजिए कि आप एक एफडी बाय कर रहे हैं, आपको वहां पे एक केवाईसी भरना होगा। जो आप म्यूचुअल फंड में जो एक फॉर्म भरते हैं उसको केवाईसी फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि आप जब एफडी कराते हैं तब आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, साथ में आपको चेक देना पड़ता है, जैसे एफडी में देना पड़ता है वैसे ही इसमें भी आपको एक चेक देना पड़ता है। पैन कार्ड आपको म्यूचुअल फंड में देना पड़ता है, वैसे ही आपको एफडी में देना पड़ता है। तो सेम प्रोसेस है, कोई दोनों में अंतर नहीं है। बस अंतर इतना आता है कि आपको जब म्यूचुअल फंड में आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फोलियो नंबर जनरेट होता है, और उस फोलियो से यानी कि फोलियो नंबर मान लीजिए आपको एक 12 करके एक फोलियो नंबर जनरेट हो गया। उसी फोलियो नंबर से आप अगर उसी बैंक के अंतर्गत या फिर उसी म्यूचुअल फंड का कोई दूसरा म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने एचडीएफसी मिड कैप स्मॉल कैप लिया, आपको एक फोलियो जनरेट हुआ जो मैंने बताया 12 करके उसका नंबर है, तो उसी का आप फोलियो नंबर का यूज करके, यानी कि वो जो फोलियो नंबर वो एक अकाउंट नंबर है, वो उस अकाउंट नंबर का यूज करके आप उसी एचडीएफसी का दूसरी बैंक या दूसरे म्यूचुअल फंड का नहीं, उसी म्यूचुअल फंड का उसी फोलियो नंबर से आप दूसरा म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। लेकिन
वो उसी ग्रुप का होना चाहिए, यानी कि वो सिर्फ HDFC का अगर आप फोलियो है तो आपका HDFC का होना चाहिए। अगर आपने SBI का फोलियो लिया है तो आपको सिर्फ SBI का वो फोलियो SBI के रिलेटेड जितने म्यूचुअल फंड होंगे उसके लिए यूज होगा। चलिए, मुझे लगता है आपने सर आपको आंसर मिल गया होगा और एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी तरीके से इसकी जानकारी मिलेगी। थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका आंसर भी दे पाया। और अब अगला क्वेश्चन है नितिन गायकवाड़ सर पूछते हैं, हेलो सर, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छा वही बात उन्होंने पूछी है, अभी मिश्रा और नितिन गायकवाड़, तो दोनों ने एक ही बात पूछी और मैंने उनको भी आंसर शायद आपको मिल गया होगा। तो थैंक यू व्यूवर्स, आपने मुझे अपने फीडबैक दिया, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा। हो सकता है मेरे क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा सा टाइम लगता हो, क्योंकि मैं दूसरे काम भी करता रहता हूँ, इसलिए कई बार व्यस्त रहता हूँ। लेकिन जब भी मैं ऑनलाइन आऊंगा तो आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको रिटर्न में भी कोशिश करूंगा कि दे दूं, वरना वीडियोस बना के आपके क्वेश्चंस का आंसर देता रहूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और इसी तरीके से आशा करता हूँ कि आप आगे भी पूछते रहेंगे और आप उससे जुड़े रहेंगे। तो TV25 आपका हमेशा स्वागत करेगा और आपसे बस अपेक्षा यही करेगा कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।